पूरे प्रदेश के अंदर जब चलते थे एक रुतबा हुआ करता था, नवाबगंज विधानसभा का नाम हुआ, यहाँ बाबा का नाम, कहाँ बाबा और आज कहाँ पोता। तो आप खुद ये मानते हैं जैसे आपको एक लाली पॉप थमा दिए, चूसते रहो बैठे रहो। तो यहाँ तो सुई की नोक की बराबर भी अगर किसी को कुछ मिल रहा है, पेट में ही सीख कर राजनीति, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। भाजपा ने आपको जिला पंचायत लायक भी नहीं समझा। अब देखिए ना, इन लोग का तो काम है झूठ बोलना। आपको लगता है कि भव्य और सुंदर और विशाल, तो कहीं ना कहीं आज आपको लगता है भ्रष्टाचार है? क्योंकि सैला तायर पे 40 करोड़ 50 करोड़ का आरोप है भ्रष्टाचार का, साबित भी हो गया है, वो जेल के अंदर है। कोर्ट में कुछ ऐसे वकील लोग और सब खड़े हैं जो धाराओं का सहारा लेके बचा लेते हैं। 2 साल हो गए लेकिन किसान अपने पेमेंट को लेकर रो रहा है, यहाँ तक कि फैक्ट्री खुद हो चुकी है। सही कह रहे हैं परवेज भाई, 2 साल का बकाया कभी नहीं हुआ है। मैं कल ही दिवाली की बधाई देने डीएम साहब को जाऊंगा, तो उनको थैली देके आऊंगा। स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। दोस्तों, स्टार शख्सियत में हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। हमारे साथ इस वक्त भुजेंद्र गंगवार हैं। आपकी बात करें तो आपके बाबा 6 बार विधायक और 3 बार मंत्री रह चुके हैं, और आप इस समय बाल श्रम बोर्ड के सदस्य भी हैं और भाजपा के बड़े नेता हैं। तो आज हम स्टार शख्सियत में इनसे बात करेंगे, और हमारे साथ आज फिर सीनियर रिपोर्टर रियाज अंसारी जी हैं। 2 पत्रकार तीखे सवाल आज फिर होने वाले हैं। तो भुजेंद्र जी, सबसे पहले हमारे चैनल स्टार न्यूज भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका अभिनंदन करता हूं अपने गृह पचपेड़ा में, और आपके सभी श्रोताओं को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और इस प्रकाश के पावन पर्व दीपावली की आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। नमस्कार। सबसे पहले जानना चाहिए थोड़ा सा आपके बाबा के बारे में, उसके बाद आगे की बात करते हैं। जी जी जी। अब बाबूजी को तो पूरा प्रदेश और सभी जानते थे जी, और इस नवाबगंज का जो क्षेत्रफल है, यहाँ के सभी आवाम ने, जो आज लोग हैं, इनके बुजुर्गों ने, हर कोई ऐसा घर नहीं है जिसने हमारे बाबा को वोट ना दिया हो। 6 मरतबा 6 बार लगातार विधायक बनाने का काम, एक रिकॉर्ड पेश किया जो आज तक नवाबगंज में कोई भी उसे तोड़ नहीं पाया। लगातार 6 बार विधायक रहने का गौरव उनको प्राप्त था, और जनता के सेवक रहे वो, जनता की सही मायने में सेवा करी, और उन्होंने वो ख्याति प्राप्त करी पूरे उत्तर प्रदेश में कि पचपेड़ा और नवाबगंज का नाम की अलग आज तक जग रही है, सब लोग जान रहे हैं। और बहुत ईमानदारी से उन्होंने अपना काम किया, और क्षेत्र में बगैर विधायक, पहले विधायक निधि नहीं होती थी, तो विधायक निधि ना होने के बाद भी रियाज भाई इतना विकास नवाबगंज में कराया, जो आपको दिख रहा है वो सब पुराने जमाने का है, सब उन्हीं के दौर का है। बाकी कुछ काम नया जरूर हुआ है, लेकिन कोई भ्रष्टाचार नहीं था, कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं थी, सभी को सम्मान था, और सभी लोग उनको वोट देते थे। और हर चुनाव में मैं आपको बता दूं कि 30 साल लगातार विधायक और मंत्री रहने के बाद हर चुनाव जब लड़ते थे वो, तो उसमें 100-150 बीघा जमीन बेचकर उसके बाद चुनाव लड़ते थे। मतलब मंत्री रहने के बाद और जमीन उनको बेचना पड़ती थी। तो इस तरह का उनका कार्यकाल था, और बहुत सारी यादें ऐसी, हमारा बचपना था, लेकिन हमने अपनी आंखों से भी देखा, और उनकी ईमानदारी के किस्से तो लोग आज भी अपने आप सुनाते हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने बच्चों को बता गए, और उनका एक दौर जो था वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। नवाबगंज के पब्लिक उनके दौर को आज भी याद करती है, बुजुर्ग लोग जो रह गए वो आज भी याद करते हैं और तुलना करते हैं। स्वर्गीय चेतराम गंगवार जी की एक अलग ही पहचान थी, और आप एक कांग्रेसी नेता थे बहुत ही अच्छे। और बात की जाए भुजेंद्र गंगवार जी की, तो आप बीजेपी से, तो थोड़ा सा सवाल हो जाए इनसे। भुजेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। चूंकि बात चल रही है अभी आपकी बाबा जी की, बाबा जी के बारे में बहुत विस्तार से बताया, हम भी काफी अच्छे तरीके से जानते थे, बाबा जी को देखा। लेकिन बात की जाए स्वर्गवासी चेतराम गंगवार जी का एक डंका था पूरे प्रदेश, अगर हम नवाबगंज बरेली कह रहे तो ये बेईमानी होगी। पूरे प्रदेश के अंदर जब चलते थे एक रुतबा हुआ करता था, नवाबगंज विधानसभा का नाम हुआ करता था,
लेकिन आज जिस ढंग से भुजेंद्र गंगवार आज यहाँ पर हैं, आप उनके पौत्र हैं, आप ये परवेज जी ने बताया जो परिचय दिया गया बाल श्रम आयोग, तो हम तो इससे अभी तक संतुष्ट नहीं हैं। आप अब तक की अपनी राजनीति से कहाँ तक संतुष्ट हैं? जहां बाबा का नाम, कहाँ बाबा और आज कहाँ पोता, तो आप अब तक की अपनी राजनीति से कितने संतुष्ट? देखिए, राजनीति एक ऐसा विषय है, इसमें सच्चे मन से लगने की आवश्यकता होती है। बाकी आपको पद क्या प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा, वो सब आपके सितारे और आपके ग्रह नक्षत्र और पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी का कब आप पे केंद्र बिंदु हो तो कुछ पता नहीं होता है। छोटा कार्यकर्ता भी एक रात में बड़ा नेता बनाने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी में है। बात वही आ रही, कांग्रेस में जब थे एक सम्मान मिलता था, बाबा जी कांग्रेस से लड़े, पिताजी लड़े और आप भी लड़े कांग्रेस से। कांग्रेस में जब रहे तो आपको इतना बड़ा पद, लेकिन जब से भाजपा में आए तो हम तो इस पद को जो बाल श्रम आयोग या रेलवे बोर्ड के सदस्य, तो हमको तो ये मानते हैं जैसे आपको एक लाली पॉप थमा दिए, चूसते रहो, बैठे रहो। जो कद आपका होना चाहिए, जो आपके परिवार का कद था, उस हिस्से का आपको वो पद और वो जिम्मेदारी पार्टी में नहीं मिली है, चाहे संगठन में हो चाहे पैसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ नेताओं की, कार्यकर्ताओं की बहुत लंबी लाइन है। तो यहाँ तो सुई की नोक के बराबर भी अगर किसी को कुछ मिल रहा है तो बड़ी बात है, उसे अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। वो अलग बात है, हमारा लक्ष्य नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनकर और जनता की सेवा करने का है। और हमने 12 में कांग्रेस पार्टी से नवाबगंज से चुनाव लड़ा, उसके बाद 14 में हमारे नेता जो झारखंड के महामहिम राज्यपाल हैं परम आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी, वो हमको 14 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में ले आए और उन्होंने हमको ज्वाइन कराई। 17 में हमने टिकट मांगा विधानसभा का, लेकिन हमारी किस्मत में नहीं था, हमको नहीं मिल पाया। उसके बाद अगला चुनाव जब आया 22 का, उसमें भी हमने टिकट मांगा और काफी कोशिश भी करी, लेकिन हमारे किस्मत में नहीं था, इसलिए हमें नहीं मिला। हम तो यही मानेंगे, मगर भुजेंद्र गंगवार जनता के सेवक हैं और लगे रहेंगे। हमारे पास 24 आवर्स कोई ना तो हमारा काम है, खेती हमारी सब चलती है ठेके और बटाई पे, तो हम तो जनता के लिए समर्पित हैं। 24 घंटे जनता की सेवा कर रहे हैं, कोई आ जाए उसकी मदद करते हैं। भजेंद्र जी, आपने कहा कि और एक ना एक दिन ईश्वर, हमें लगता है कि नवाबगंज से विधायक हमें जरूर बनाएगा और हमारा कॉन्फिडेंस फुल है, पॉजिटिव सोच है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। परवेज जी, थोड़ा समाज की बात चल गई, मुद्दे पर आ गई है, तो बड़े पुराने राजनीतिक लोग कहते हैं कोई एक तो सीखता है, इधर पेट में ही सीख कर राजनीति, कुछ ऐसे लोग होते हैं, उन्हें मैं कहूंगा नवाबगंज की राजनीति जो है ये। भजेंद्र जी, आपने कहा 2014 में जो आप शामिल हुए संतोष जी के साथ, उसके बाद हमने लगातार देखा है कि आप संतोष जी के हर कार्यक्रम में नजर आए। कोई बड़ा नेता आए, चाहे एक बार तो ना आए, लेकिन संतोष जी सांसद थे जब राजनीति थे, राज्यपाल बनने से पहले। आज भी जब राज्यपाल झारखंड के आते हैं तो आप कहीं ना कहीं उनके साथ दिखते हैं। उनकी बेटी श्रुति जी जब आती है मीराब मेले के कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रमों में आती हैं, आप हमेशा दिखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपने उनके साथ एक ये बंधन बांध दिया हो कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, कुछ टंकी तो आपने दिमाग में नहीं? देखिए, संतोष गंगवार जी आदरणीय जो महामहिम भी हैं आजकल, वो हमारे नेता, वो हमको भारतीय जनता पार्टी में लेके आए और गुरु एक होता है। हमारे गुरु राजनीतिक आदरणीय संतोष गंगवार जी हैं और हमारे भविष्य का फैसला वही करेंगे। हमारी क्या जिम्मेदारी तय होगी आगे, और हमारा काम सिर्फ इतना है कि जनता में जाना और जनता के सुख दुख में भाग लेना, और जो हमसे कहता है उसका काम कराते हैं और अपना प्रयास करते हैं। और बाकी हमारी किस्मत, हमारा भाग और हमारे नेता के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमें क्या आगे जिम्मेदारी दें। तो उस दिन की प्रतीक्षा में है और अपने कार्य में हम पूरे तन्मयता से और पूरे तन मन से लगे रहते हैं। हमारे पास जनसेवा के अलावा कोई और माध्यम है नहीं काम करने का। भजेंद्र जी, आप बाल श्रम बोर्ड के सदस्य हैं, तो बरेली में बाल श्रम को खत्म करने के लिए आपने अब तक क्या किया है? बरेली में आपने देखा होगा अयूब खां चौराहा, बटलर प्लाजा,
यहाँ जब गाड़ी आपकी रुकती है रेड लाइट पे, तो वहां बच्चे आ जाते थे और वो गाड़ियों के शीशे साफ करते थे, नाबालिग बच्चे, जी। और बदले में आपसे कुछ पैसा मांगते थे। जी। तो इसकी हमने जानकारी जुटाई और शैलेश जी यहाँ एसएसपी थे उस टाइम, हमने उनको अवगत कराया कि एक बहुत बड़ा रैकेट जो बच्चों को भीख मंगवाता है और उनसे फिर पैसा लाखों रुपए महीने के आ रहे हैं, पूरे शहर में था। तो उस रैकेट को हमने बंद करवाया और उसको सजा हुई, वो आज भी जेल में है। बाल श्रम जो कानून है बहुत सख्त है, और जब इसमें कोई कार्रवाई होती है तो बहुत सख्ती से कार्रवाई होती है। 10 वर्ष से अधिक की सजा है इसमें। तो जी बाल श्रम की बात रही, लोग जानते हैं, लेकिन चूंकि हम नवाबगंज के मुद्दे पर चुनावी सफर है, चुनाव घोषित नहीं है सरकार की तरफ से कब हो जाए, लेकिन जिस तरह से फ्लेक्सी पोस्टर्स और नवाबगंज पट गया है, तो एक चीज और कहना चाहूंगा। पहले जब आप भाजपा में नहीं थे, आपने अपने अनुज कपिल गंगवार जी को जिला पंचायत चुनाव लड़ाया था और वो जीत के गए थे, बहुत अच्छे वोटर थे। और मैं ये भी कहता, चलो मैंने चुनाव भी कवरेज किया था, उस टाइम भी मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, बड़े बड़े धुरंधर आपके सामने थे। उसके बाद से क्या वजह रही कि भाजपा ने आपको जिला पंचायत लायक भी नहीं समझा कि परिवार के किसी आदमी जिला पंचायत में उतार दे? नहीं, हमने टिकट मांगा ही नहीं था जिला पंचायत के। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार में तो एक ये भी भाजपा ने जो नवाबगंज क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उन्होंने अपने चहेतों को टिकट दिया था जिला पंचायत में। हाँ, मगर हमें अपने छोटे भाई को लड़ाना नहीं था। मगर इस बार हम आपके चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे भाई ने सत्येंद्र प्रताप सिंह गंगवार कपिल जो है, उसने पार्टी में अर्जी लगा दी है और वार्ड नंबर 8 से टिकट के लिए हाँ पेश की, और उसे चुनाव लड़वाएंगे हम। क्योंकि ये जिला पंचायत का चुनाव अपने दम पे होता है, इसमें पार्टी का बड़ा रोल नहीं रहता है, क्योंकि इसमें चुनाव चिन्ह नहीं मिलता है, पर्सनल छवि पे होता है। और हमने लोगों के काम किए और कोई ऐसा काम नहीं किया है कि कोई हमसे दुखी हो या हमसे परेशान हो, हमको बददुआ दे। तो हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई विजेंद्र जी कि इस बार आपके परिवार से अनुज या आपके परिवार से जिला पंचायत में कूदने जा रहे हैं कोई ना कोई। हाँ, प्रभु श्री राम की कृपा रही तो जरूर लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। जैसा कि आप भाजपा नेता भी हैं, तो आपसे मेरा एक सवाल ये है, जैसा कि बीजेपी कहती कि महिलाओं का सम्मान, नारी सम्मान, अभी हमने हाल ही में देखा जिस तरह से सपा सांसद इकरा हसन ने बताया कि उन्हें आतंकवादी कठमुल्ली कहा गया था, तो ये किस नजरिए की सोच है? नहीं, देखिए, वो आजकल क्या होता है, एआई का जमाना आ गया, लोग बयान को तोड़ मरोड़ के भी लगा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ही अनुशासित बयान तोड़ मरोड़ के नहीं है, सपा सांसद इकरा हसन ने खुद कहा है। अब देखिए ना, इन लोग का तो काम है झूठ बोलना, तो झूठ बोल के अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती होंगे, शायद इसलिए कह दिया हो। हमारी पार्टी में बड़ा अनुशासनिक पार्टी है और लोग बहुत सोच समझ के बयान देते हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है पार्टी किसी नेता ने कहा हो। भुजेंद्र जी, क्योंकि बात एकदम नेक्स्ट परवेज भाई है, क्योंकि बड़े नेशनल स्तर का सवाल था ये, आपने बड़ा अच्छा जवाब, लेकिन मैं फिर यहीं आ जाता हूँ। हम जिस रास्ते से चल के आए, कभी इससे आते थे तो हमें आने में 1 घंटा लगता था, यहाँ तक आने में बहुत। जी बिल्कुल। लेकिन आज हम 10 से 15 मिनट में सेतल से यहाँ तक पहुंच गए, दौलत खाने पर, आपके आवास पर। ये हमारे स्वर्गीय चेतराम गंगवार जी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है, तो जरा बताने की कृपा करें भुजेंद्र जी, किस तरह से ये इस रोड के लिए आपका प्रयास रहा और फिर स्वर्गीय चेतराम गंगवार जी नामकरण हुआ है इसका? देखिए रियाज भाई, बहुत अच्छी आपने बात पूछी। सन 76 में 76 में बाबा हमारे विधायक थे उस टाइम, तो उन्होंने श्रमदान के द्वारा जी इस सड़क के निर्माण कार्य कराना शुरू किया। जी, मतलब सरकार से कोई पैसा नहीं मिला था? नहीं मिला, स्टार्टिंग शुरुआत जो उन्होंने करी तो श्रमदान के द्वारा खुद फावड़ा चला के और क्षेत्र के लोगों ने इसको निर्माण मिट्टी वाला कार्य शुरू किया। और उसके बाद शासन को, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया बाबा ने, चूंकि इस पे 2 पुल बनने थे,
एक मुझाना जागीर पे और एक हमारे गांव पचपेड़ा पे। तो बड़ा काम था, 17.2 किलोमीटर की सड़क थी जो उस टाइम थी नहीं है, और बहुत आवश्यकता थी क्योंकि लोग यहाँ से नवाबगंज कैसे जाएं, तो बड़ी अटकलें थी। नैनीताल रोड और पीलीभीत रोड कैसे जुड़े, तो वो सब असंभव सा था। लेकिन फिर मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे उस टाइम, और उन्होंने फिर हमारे बाबा स्वर्गीय चेतराम गंगवार जी ने इस रोड को शासन से कह के अनुमति ली और फिर डलवाने का काम किया, और 2 बड़े पुल बने, और यहाँ के लोगों को यात्रा सुगम हो गई नवाबगंज जाने के लिए। पूरे इलाके में रौनक आ गई इस सड़क के बनने से। आज जादवपुर हमारा, जो मुझे लगता है कि कम से कम 5 से 10 करोड़ का व्यापार डेली होता होगा वहां, इतनी बड़ी संख्या में मार्केट और दुकानें बन गई, लोगों में संपन्नता आई। नवाबगंज का एक अगर कहें कि पूरा हिस्सा इधर जुड़ गया। सेथल को आप ले लीजिए, सेथल इतना बड़ा कस्बा होने के बाद भी सड़क ना होने की वजह से उस टाइम बेकार था। तो इस रोड जो बाबूजी ने पड़वाई, उसके बाद सेथल में मार्केट बनी, जो आज आप देख रहे हैं कितनी सुंदर मार्केट है चारों तरफ, और दूर दूर से गांव के लोग और वहां व्यापारी लोग सब आ रहे हैं, और करोड़ों का टर्नओवर रोज का है वहां पे। तो इस इलाके में पूरी रौनक आई और प्रगति हुई, और प्रगति की पथ पर पश्चिम का पूरा इलाका इस रोड के बनने से चल पड़ा। अब सोने पे सुहागा ये हुआ, हमने जब भाजपा ज्वाइन कर ली, उसके बाद हमने जो हमारे नेता हैं आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी, उनको मैंने एक कागज पे लिख के दिया कि साहब हमारी एक इच्छा है कि बाबूजी ने जो सड़क बनवाई थी अपने कार्यकाल में, और अब वो हम लोग के बीच नहीं रहे, तो उनके नाम से इसका नामकरण रोड का हो जाए, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। और दिल्ली में जाके हमने उनको कागज दिया वो, और उनने हमसे कहा कि ठीक है देखते हैं। तो उनकी एक शैली है, वो कभी भी नहीं कहते हैं हाँ मैं करा दूंगा। उनने मुझसे कहा कि ठीक है, बड़े हल्के से कि देखते हैं जी। और आपको बताऊं मैं, उसके 1 महीने के बाद एकदम वो फ्लैश हुआ मुख्यमंत्री जी की आईडी से, इस पे आपके सोशल मीडिया पे, कि सेथल जादवपुर मार्ग का नामकरण नाम होगा स्वर्गीय चेतराम गंगवार मार्ग। तो साहब हमने तुरंत आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी को फोन मिलाकर और धन्यवाद दिया। वो दिल्ली थे उस दिन। मैं साहब हमने तो आपको ऐसी कागज पे 4 लाइनें लिख के दे दी थी, और आपने मुख्यमंत्री जी से कह के और योगी जी कह के उन्होंने तुरंत करा दिया। सर बहुत बड़ा काम है, हम उनका धन्यवाद आज फिर से देते हैं। वही हम कहना चाह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि संतोष जी बहुत शांत स्वभाव के नेता थे, कम बोलते थे, काम करने में विश्वास रखते थे। और ये रोड का जो उन्होंने किया, जो आपके बाबा साहब के नाम पर जो नाम रखा गया, बाकी हम लोगों को भी बड़ी खुशी है कि एक ऐसी शख्सियत जो 6 बार विधायक, 3 बार मंत्री, हाँ पूरा एरिया खुश हो गया क्योंकि उन्हीं के द्वारा रोड बनवाई गई थी। हक भी था, हक था। लेकिन इसी बीच एक चीज और कहेंगे, बाबा के नाम से भी एक हमारे नवाबगंज नगर कस्बे में चेतराम पार्क, वो भी माननीय आदरणीय संतोष गंगवार जी की देन। लेकिन साहब देन तो है, लेकिन उसका एक बजट थोड़ा सा अगर आपके मुंह से कह लें, हमें तो मालूम नहीं है 40 लाख। अगर आपको ऐसा मैं आपको बताऊं, जब आदरणीय श्री रविंद्र सिंह राठौर जी चेयरमैन हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में एक बाबूजी के नाम से पार्क का प्रस्ताव रखा था और पास कराया था, और पार्क भी डेवलप कराया, लेकिन शायद धन का अभाव रहा होगा, तो ठीक से पार्क बन नहीं पाया था। क्योंकि इंटरव्यू हमारा लंबा हो जाता है, बातचीत लंबी हो जाती है, हम उसी शॉर्ट उस पे आते हैं। हमने आपका जो सवाल था, हमें मालूम है मैं योग्य नेता हूं कहीं ना कहीं, लेकिन हम फिर वहीं आते हैं। इसके बजट पर हमने 40 लाख रुपए, जो हमें मालूम है कि 40 लाख रुपए पास के लिए आप बताएं। 13वें वित्त से हम लोग के सांसद आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी थे उस टाइम, तो उनके प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13वें वित्त से 39,45,000 रुपए की धनराशि चेतराम गंगवार पार्क के लिए स्वीकृत किए थे। कहीं ना कहीं हम ठीक है, तो 40 लाख समथिंग। हाँ। और आज भव्य और विशाल और सुंदर पार्क आपके सामने खड़ा हुआ है नवाबगंज। आपको लगता है कि भव्य और सुंदर और विशाल 40 लाख की एक मोटी रकम होती है? कहना नहीं चाहिए किसने डलवाया, किसने प्रस्ताव पास किया, कौन कौन
और हम कहते हैं हम 20 लाख में उससे बेहतर बना कर तैयार कर देंगे। सरकारी कुछ चीज बनती है तो उसका एक अलग मापदंड होता है, अलग रेशियो होता है। अरे साहब, जो झूले लगे हैं 10-10 हजार के, 5-5 हजार के झूले होंगे, 20,000 50, बाकी जितनी ईंटें लगी हम एक एक ईंट गिन के दिखा देंगे। अगर क्या पार्क पूरी तरह से तैयार है? हाँ, पार्क तैयार है। बाबूजी की मूर्ति का निर्माण हमने करवाया अभी। हम क्या वो भी इसी पैसे से होगी, वो अलग है? नहीं, वो हम अपने पैसे से करवाए। अलग से करना है। भाई सब कुछ बाबूजी का दिया हुआ है हमारे पास। आज उन्हीं की जायदाद पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो हम सरकार से इसके लिए मदद क्यों लेते हैं? मूर्ति तो स्वयं हमने बनवाई है, इसीलिए बाबूजी ने तो बहुत कुछ आपको किया लगता है कि 40 लाख रुपए लग गया होगा आप कर भाई? हाँ, बजट 40 लाख का था और बजट तो था। 40 लाख रुपए की धनराशि खर्च हो गई होगी उसमें। सरकारी उनका अपना अलग एक मापदंड होता है और बहुत ही मजबूती से काम कराया गया है उसमें। तो मुझे लगता है कि पूरा ईंटें चली गई जैसे लगती हैं, ईंटें ही है, उसमें बाउंड्री वाल है, बाकी अंदर झूले हैं। अभी तो उसका तो 20 लाख में हमें ठेका देने, हम इतने अभी कुछ लाइटिंग जिस तरह से खूबसूरती उसमें होना चाहिए अभी तो तो बात नहीं नजर। हाँ, अब वो फाइनल टच अभी देने को रह गया मूर्ति की अनावरण की वजह से। क्यों मूर्ति का अनावरण होना है अभी, तो उस दिन वहां पे काम काफी बाबूजी ने तो बहुत कुछ क्षेत्र में किया था। मैं जी थोड़ा सा चूंकि इंटरव्यू भी लंबा ऐसी चीज है, आपने अपनी पहली सवाल अगर याद हो, आपने कहा पहले बड़ी साहब भ्रष्टाचार नहीं था। आपने जो इंटरव्यू में बातचीत शुरू की भ्रष्टाचार, तो कहीं ना कहीं आज आपको लगता है भ्रष्टाचार है? आप घुमा रहे हैं बात को कि ये मानक और ये वो, कहीं ना कहीं लग रहा है भ्रष्टाचार हुआ इस पार्क के बनने में। नहीं, पार्क से मतलब नहीं है। देखिए है क्या, अब वो हर जगह तो सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं बैठा हुआ है। नीचे लेवल पे कहीं कोई भ्रष्टाचार हो जाए और पकड़ में ना आए, क्योंकि योगी जी के राज में कोई बच नहीं पाया भ्रष्टाचार करने वाला। जाने कितने लोग, कितने अधिकारी और सब लोग जेल पहुंचा दिए। जी, हम देख रहे हैं क्योंकि सैला ताहिर पे 40 करोड़ 50 करोड़ का आरोप है भ्रष्टाचार का, साबित भी हो गया है, वो जेल के अंदर है। आप कह रहे हैं योगी जी की सरकार में बच नहीं पा रहे हैं। सैला जी कब कितनी बार जेल गई है भ्रष्टाचार में? वो कोर्ट का सहारा लेकर, और कोर्ट में कुछ ऐसे वकील लोग और सब खड़े हैं जो धाराओं का सहारा लेके बचा लेते हैं। रियाद जी, यूपी में डबल इंजन की सरकार है भाजपा की, लेकिन मैं बात करूं अगर नवाबिन विधानसभा की, तो देखा जाए तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो है रो रहा है। 2 साल हो गए लेकिन किसान अपने पेमेंट को लेकर रो रहा है, यहाँ तक कि फैक्ट्री कुर्क हो चुकी है। सही कह रहे हैं परवेज जी, 2 साल का बकाया कभी नहीं हुआ है। आपने सुना कितने सख्त भाजपा, लगातार 2 साल तक रहा हो किसानों का। हमारी सुनने में है अभी राकेश गंगवार जी जो गन्ने के डायरेक्टर थे पिछले बोर्ड में, मिशन स्कूल प्रबंधक है, उन्होंने बताया था कि फैक्ट्री बिक गई है। उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था। तो फैक्ट्री बिक गई है तो पैसा मिलेगा जल्दी किसानों को? नहीं, वो मिल जाएगा। जो 15 दिन का जो प्रोसेस था आपका, 2 साल हो गए अब तक तो मिला नहीं। लगातार लॉलीपॉप दिया जाता है। अच्छा विजेंद्र जी से किसान कानूनी प्रक्रिया में वो फंस गया मामला। नहीं, तो सरकार को इस ओर किसानों को, जैसे कहते हैं किसान की हितैषी है, तरह तरह की किसानों के लिए योजनाएं की बात करते हैं, तो किसानों को मैं ब्याज के पैसा मिले तो हम मान लें कि भाई 2 साल पहले हमारा 16 लाख 10 लाख बाकी है, बैंक हम पे नहीं छोड़ती। अगर हमसे किसी ने पैसा ले लिया, हमने सुनार किया, अपने जेब पर डाल दिए, किसानों ने डाले हैं बहुत परिवार से जो फैक्ट्री पर, तो उनको ब्याज से पैसा मिलना चाहिए। तो सबके सरकार की पॉलिसी है। क्या कहेंगे? मुझे लगता है अभी कोई ऐसा प्रावधान है नहीं कि ब्याज समेत पैसा मिले। क्यों नहीं है? वही तो चीज। और किसान तो देखिए फसल उगाता है, हम भी किसान हैं और किसानी का ही खा रहे हैं। हमारे पास दूसरा पेशा नहीं है। वीरेंद्र जी, मेरा किसानी ही हमारा व्यवसाय है, कृषि। बीजेपी सरकार में क्या रोजगार मिला है? हाँ, जो ब्रिलियंट लोग हैं वो क्रैक कर रहे हैं इंटरव्यू और बड़ी बड़ी नौकरियां पा रहे हैं। आपके हिसाब से रोजगार मिला है? हाँ। लेकिन अभी हमने हाल ही में एक आपका इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने कहा कि लोग पलायन कर रहे हैं रोजगार के चक्कर में, दो वक्त की रोटी के चक्कर में। और आपने जिक्र किया कि नवाबगंज विधानसभा के कम से कम 20 से 25 हजार युवा रुद्रपुर की फैक्ट्री। मैं आपकी बात पे ही आ रहा हूँ जी, और अपनी बात को सही ठहरा रहा हूँ। ऐसा है, 2 तरह के लोग होते हैं काम करने वाले। एक होती है स्किल्ड लेबर, एक होती है अनस्किल्ड। तो हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसने ट्रेनिंग सेंटर्स खोले और नौजवानों को स्किल्ड करने का काम कर रही है। डीडीएफ है और कई संस्थाएं हैं और आप देख रहे हैं। लेकिन जो अनस्किल्ड लेबर है
वो लोग सब पलायन करके जा रहे हैं और वही उनकी संख्या ज्यादा है। भाई जब कल कारखाने खोलेंगे तभी तो नौकरियां मिलेंगी। काफी लंबे समय से भाजपा की सरकार है, तो अब तक कारखानों की बात नवाबगंज में आवश्यकता है कि यहाँ बड़े बड़े प्लांट लगे, उद्योग धंधे लगे। अब तक इसे आप किसे जिम्मेदार ठहराते हैं जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं? अब देखिए, किसी ने ऐसी मांग नहीं करी, मुझे लगता है जो लोग यहाँ रहे विधायक जी, कौन नहीं चाहता है कि रोजगार मिले? नहीं, रोजगार मिले, नौजवान चाहता है और नौजवान को मिलना चाहिए। और सच्चाई है, आज रुद्रपुर पलायन करना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों ने जो है मांग नहीं की। हमको ये लगता है कि नवाबगंज में यहाँ फैक्ट्री लगे, कल कारखाने लगे और बच्चे बेटी बेटियां हमारे टेक्निकल हैंड हो, वो बीए और बीएससी करने के बजाय इंटर पास करने के बाद कोई ऐसा पढ़ाई करें, ट्रेनिंग करें जिससे वो अपना एसी की मैकेनिक बने, इलेक्ट्रॉनिक की मैकेनिक बने, अपना रोजगार स्थापित करें, सेल्फ का रोजगार स्थापित करें और अपने घर पर रहकर अपना पैसा भी अर्निंग करें और अपने माता पिता की सेवा भी करें। ये आपके सरकार में एक बड़ी योजना चल रही है राशन की, जिसमें राशन के साथ साथ नमक, साबुन, क्या क्या दिया जा रहा है, किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है? आपकी नॉलेज में ये चीज आई नहीं है? नहीं, मुझे तो आप लोगों ने आज बताया और आप अभी वो थैली ले, और वो भी नमक लोग तो शायद खाते भी नहीं। हाँ, कहीं कुछ इस तरह के जैसे साबुन की थैली जो लाके दी आपने, तो मुझे तो आपने आज ही संज्ञान में दिया है। मैं कल ही दिवाली की बधाई देने डीएम साहब को जाऊंगा तो उनको थैली दे के आऊंगा। और ये नमक की टिक्की भी दिखा देना जो हमने आपको दिखाई है। मेरे संज्ञान में नहीं था, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो गलत हो रहा है, उस पर रोक लगी। क्योंकि आप अभी विधायकी की तैयारी में हैं, लेकिन आपके दिल की एक आवाज निकल के आई कि कारखाने लगना चाहिए। जी, जी। आपके दिमाग में ये कि हमारे नवाबगंज के युवक बेरोजगार रहे, तो सवाल चूंकि लंबे हो रहे हैं, हमारे इंटरव्यू लोग इतना लंबा चाहते हैं, हम लोग बहुत खींच देते हैं। 2 पत्रकार मिल गए तो थोड़ा बढ़ जाता है, दर्शकों से भी माफी चाहेंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा। जी जी। स्वर्गवासी विधायक पूर्व मंत्री चेतराम गंगवार जी जो बाबा हैं आपके, उनके जाने के बाद आपके बगल का गांव जो कहें, पड़ोस का गांव जो है अहमदाबाद, यहाँ से 3 विधायक, भगवत शरण गंगवार शायद 5 बार विधायक, और यहाँ वीरेंद्र गंगवार जी भोजीपुरा से विधायक रहे, और आपके ससुर स्वर्गवासी केसर सिंह। तीनों विधायकों में आप अगर हम तुलना करें, आपकी सबसे पसंदीदा विधायक, मैं वैसे कई और चीजें वो नहीं लाऊंगा, सिर्फ आपसे आपका पसंदीदा इनमें से विधायक, तीनों विधायक? देखिए, तीनों लोग बहुत ही अच्छे थे और तुलना किसी से नहीं करना चाहिए। तीनों ही लोगों ने काम किए। केसर सिंह साहब जो थे वो विकास पुरुष की संज्ञा हमें देते हैं। आदरणीय श्री भगवत सिंह गंगवार जी वो बहुत व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, हर आदमी के गरीब और अमीर का सम्मान करते हैं। और तीसरे विधायक आपने बताया श्री वीरेंद्र सिंह जी जो आज भी हैं, वो भी बहुत नेक अच्छे इंसान है। तो तीनों का ही सम्मान करते हैं हम लोग। लेकिन जैसे आपने कहा सही है तीनों पर आप, लेकिन तीनों ये उंगली हैं, अगर एक चुनना चाहेंगे इसमें से आपकी पसंदीदा एक विधायक, अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पसंद होती है, तो तीनों ही सर्वोपरि रहे। एक ही बताए नहीं बता सकता है, मतलब बिल्कुल मजे हुए राजनीति की तरह आपने बहुत अच्छा लगा। और फिलहाल दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश? आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर से पुनः आपको इस दीपोत्सव के पावन अवसर पर, दीपावली के शुभ अवसर पर आपको इस प्रकाश पर्व की सभी क्षेत्रवासियों को, नवाबगंज क्षेत्र के और आप सभी को बधाई देता हूं। और आप लोग यहाँ पर आए, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। तो ये थे भजेंद्र गंगवार जी, इनसे हमने जो है क्षेत्र के तमाम मुद्दे पे हमने बात की और कुछ नेशनल लेवल के भी जो है मुद्दे रखे थे और बहुत ही सटीक इन्होंने जवाब दिए। और आगे भी हम आपको स्टार शख्सियत में और शख्सियत से मिलवाते रहेंगे।